Welcome friends. So today in this video we will discuss the concepts regarding phosphorus poisoning, which is a very important non-metallic poison, and we will discuss the whole concept of this phosphorus poisoning in the form of MCQs. So everything will be covered in form of MCQs, and the reference book here I will be using the Ready textbook, Ready Search textbook. So starting from the first MCQ, how many varieties of phosphorus are usually seen? So there are usually two varieties of phosphorus are there. How many varieties? Two varieties. Two varieties of phosphorus are usually seen, and these two varieties are white phosphorus and red phosphorus. White phosphorus is the more toxic form, highly toxic form, and red phosphorus is the रेड फॉस्फोरस होता है जो आपके मैच बॉक्स के साइड में जो लगा होता है, दैट्स रेड फॉस्फोरस. ओके, द टू वेराइटीज ऑफ फॉस्फोरस आर वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस को हम दिवाली पॉइजन भी बोलते हैं. जो दिवाली पे जो पटाखे बजाते हैं उनके अंदर जो मसाला भरा होता है वो एक तरह से वाइट फॉस्फोरस ही होता है. दूसरा वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो मिलिट्री में यूज होता है. इनके 1 बाई 1 हम MCQ करते जाएंगे तो पता के यूजेज के बारे में डिस्कस करते जाएंगे. वाइट और क्रिस्टलाइन. वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स होते हैं. वैक्सी क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट वैक्सी सिलेंडर्स होते हैं. जबकि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो सॉलिड मास होता है. जो रेड फॉस्फोरस होता है वो सॉलिड मास होता है, जो कि अपने मैच बॉक्स के साइड में होता है. सो वाइट फॉस्फोरस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इट इज़ यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, यस. इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, यस. इट इज़ यूज्ड एज रोडेंटिसाइड, यस. मैच बॉक्स साइड में रेड फॉस्फोरस होता है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. वाइट फॉस्फोरस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एप्लीकेशंस. सो वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़. सो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर वाइट फॉस्फोरस को खुला छोड़ेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस एंड इट इज़ क्या बोलते हैं कि ये जलने लगता है. सो इसलिए इसको इंसेंडायरी बॉम्ब्स, इंसेंडायरी का मतलब होता है जो जलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं उनको इंसेंडायरी बोलते हैं. इंसेंडायरी बुलेट्स भी होती है. तो इंसेंडायरी बॉम्ब्स में और स्मोक स्क्रीन्स. स्मोक स्क्रीन का मतलब क्या होता है, जैसे ही वाइट फॉस्फोरस को एयर में रिलीज किया जाएगा ये ऑक्सीडाइज होकर एक क्लाउड भी, वाइट क्लाउड बना देती है. ओके, सो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर दीज टू पर्पसेस. पॉइजन गैस, you can say it is a poison gas, but टीयर गैस में फॉस्फोरस जो होता है वो टीयर गैस का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें फॉस्फोरस काउंट नहीं होता है. डम बुलेट वी विल डिस्कस अबाउट फोरेंसिक बैलिस्टिक्स लेटर ऑन. वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं. वाइट फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पे होते हैं मैंने बता दिया है. दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि वाइट फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पे होते हैं. एक फर्टिलाइजर, रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी एग्रीकल्चरल वाला पोर्शन है वो वहाँ पे यूज़ होता है. दूसरा जितने मिलिट्री एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि अभी जानते हैं हम कि इजराइल ने ईरान पे जो वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया है, अभी न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले. सो दैट इज़ वाइट फॉस्फोरस पॉइजनिंग. रेड फॉस्फोरस मैच बॉक्स के साइड्स में होता है. ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, वाइट फॉस्फोरस. ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सिलेंडर्स होते हैं. ऑर्डर आपको याद रखना, गार्लिकी कलर, गार्लिकी ऑर्डर भी होता है और गार्लिकी टेस्ट भी होता है, जबकि रेड फॉस्फोरस ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है. गार्लिकी और किस केसेस में होता है, और भी कई केसेस में होता है, जिनमें से सबसे मोस्ट कॉमन अगर आपको बताना हो तो sulfose as a garlicky odor. So it oxidizes to emit white fumes, ignites at 34 डिग्री पे ये इग्नाइट कर जाता है, जलने लगता है. ठीक है, तो 34 डिग्री इज़ वेरी लो टेम्परेचर.
दैट्स वाई इट्स इज केप्ट अंडर वाटर। जबकि रेड फॉस्फोरस जो होता है वो इस तरह की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। Phosphorus is classified as which type of poison? P for phosphorus, P for protoplasm. So प्रोटोप्लाज्मिक poison होता है और ये सेलुलर ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। प्राइमरी एक्शन क्या होता है? इट विल अल्टर द सेलुलर ऑक्सीडेशन। ओके, सो इट विल अल्टर द सेलुलर ऑक्सीडेशन। Fulminating phosphorus poisoning occurs when minimum what amount is taken? पॉइजनिंग जब जनरल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम पॉइजनिंग को 2-3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो फल्मिनेटिंग, एक एक्यूट पॉइजनिंग, एक क्रोनिक पॉइजनिंग, और कई बार एक सब एक्यूट पॉइजनिंग भी बोल देते हैं। फल्मिनेटिंग पॉइजनिंग का मतलब होता है बहुत ही मैसिव डोज अगर आप किसी पॉइजन की ले लें तो उसको फल्मिनेटिंग पॉइजनिंग कहते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग होता है जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉइजन उसकी डोज ले ली जाती है। फिर जैसे कि फैटल डोज वाला जो अमाउंट होता है, किसी भी पॉइजन की फैटल डोज होती है, फैटल पीरियड होता है, तो जो फैटल डोज वाला अमाउंट अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो इट विल कॉज एक्यूट पॉइजनिंग। क्रोनिक, धीरे धीरे वो पॉइजन जो आप बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं। सब एक्यूट कहीं ना कहीं इन दोनों के, एक्यूट और क्रोनिक के बीच की कैटेगरी होती है। तो यूजुअली आप 3 ही पढ़ते हैं, फल्मिनेंट, एक्यूट और क्रोनिक। तो फल्मिनेटिंग मैसिव डोज लेना। फल्मिनेंट फॉस्फोरस पॉइजनिंग में फल्मिनेटिंग कब बोलेंगे? जब कम से कम 1 ग्राम डोज जो होती है वो आप कंज्यूम करते हैं। इन दैट केस वी विल कॉल इट फल्मिनेटिंग पॉइजनिंग। वैसे इसकी फैटल डोज जो होती है वो 60 to 80 mg होती है। 60 to 80 mg। याद करने के लिए इसका निमोनिक है P फॉर फॉस्फोरस, P फॉर पल्स रेट। सो पल्स रेट कहीं ना कहीं इसी रेंज में आता है। सो यू कैन रिमेंबर बाय दिस निमोनिक द फैटल डोज ऑफ phosphorus 60 to 80 mg. इन फल्मिनेटिंग फॉस्फोरस पॉइजनिंग डेथ यूजुअली अक्कर्स विद इन। फल्मिनेटिंग में क्या होता है? आप मैसिव डोज ले रहे हैं, तो मैसिव डोज लेने से क्या होगा? डेथ जल्दी होती है। सो यूजुअली अक्कर्स विद इन 12 आवर्स फॉस्फोरस के केस में। किसी और केस की बात करें, किसी और पॉइजन की बात करें तो उन सबका अलग अलग रहेगा। डेथ इन फल्मिनेटिंग फॉस्फोरस पॉइजनिंग इज ड्यू टू, फॉस्फोरस जो होता है वो हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे, इन 2 ग्रुप्स पे या यूँ कह लो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या इनका डायरेक्ट अटैक है, तो फल्मिनेटिंग फॉस्फोरस पॉइजनिंग में सीधा सीधा इन्हीं पे अटैक करेगा और उसकी वजह से शॉक और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स में चला जाएगा सब्जेक्ट, और दैट विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। इन एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग द फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स अक्कर विद इन। एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग, सो उसने फैटल डोज कंज्यूम कर ली, एक तरह से हम ये मान के चलते हैं। फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स, फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है कि इसमें स्टेजेज होती हैं। एक्यूट फॉस्फोरस जब पॉइजनिंग होती है तो उसमें टोटल 3 स्टेजेज आती हैं। फर्स्ट स्टेज आती है उसके लोकल एक्शन की, लोकल इरिटेशन की वजह से, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से इग्नाइटिंग प्रॉपर्टी है। सो इट विल लोकली इरिटेट द GIT। जब भी आप कंज्यूम करोगे या इवन स्किन के कांटेक्ट में अगर ये आ जाए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, तो उसमें भी क्या होगा, ये बर्न प्रोड्यूस करेगा या इरिटेट करेगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं वो लोकल इरिटेशन की वजह से होते हैं, और लोकल इरिटेशन की वजह से होते हैं, और ये विद इन मिनट्स टू आवर्स में आ जाते हैं जो फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। सेकंड स्टेज में कोई भी ये सिम्टम फ्री पीरियड होता है, सिम्टम फ्री पीरियड होता है, इसमें कोई भी ऐसा सिम्टम आएगा नहीं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर क्या होगा, आपने जो पॉइजन कंज्यूम किया है वो GIT से अब्जॉर्ब होने लगेगा, और अब्जॉर्ब होने के बाद वो अलग अलग सिस्टम में जाएगा, उसकी वजह से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होगी। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होती है? सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। दिस विल बी द थर्ड स्टेज।
द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग लास्ट फॉर, कितने टाइम तक रहेगी? मैक्सिमम पीरियड 3 डेज होता है, 8 आवर्स टू 3 डेज। तो फर्स्ट स्टेज कितने दिन तक रहेगी? मैक्सिमम 3 दिन तक रहेगी, जिसमें लोकल इरिटेशन होंगे। लोकल इरिटेशन में क्या क्या होता है अभी बताते हैं। लोकल इरिटेशन प्रोड्यूसेस बर्निंग पेन इन थ्रोट एंड एब्डोमेन बिकॉज इट हैज़ इग्नाइटिंग प्रॉपर्टी। कोई भी चीज़ जो आपको जला रही है, आपने कंज्यूम कर ली, तो उसे क्या होगा? बर्निंग पेन होगा, थ्रोट में एब्डोमेन होगा, इंटेंस थर्स्ट होगी, नोजिया वोमिटिंग, ये सब चीज़ें उसमें ऑब्वियस सी बात है होने वाली है। नोजिया वोमिटिंग, इंटेंस डायरिया भी हो सकता है। द ब्रेथ एंड एक्सक्रेटा इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग हैव विच करेक्टरिस्टिक ऑर्डर? करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ये करेक्टरिस्टिक ऑर्डर हर पॉइजन का अलग अलग होता है, इसका मैं बता चुका हूँ। गार्लिक लाइक ऑर्डर। ल्यूमिनिसेंट वोमिट एंड फिकस आर कंसीडर्ड। देखो फॉस्फोरस कहाँ पे यूज होता है? मिल्ट इंसेंडायरी बॉम्ब्स में यूज होता है, क्योंकि इट हैज़ इग्नाइटिंग प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? रात में चमकता है, अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो ये चमकता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको जब कंज्यूम कर लेंगे तो जो वोमिट होगा या जो फिकस होगा सब्जेक्ट का, वो ल्यूमिनिसेंट होगा, ठीक है। तो दीज आर डायग्नोस्टिक ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग इफ दीज फीचर्स आर सीन। इसको हम स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम भी बोलते हैं, स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम। स्किन कांटेक्ट अगर फॉस्फोरस में स्किन फॉस्फोरस के कांटेक्ट में आ जाएगी तो क्या होगा? बर्न्स प्रोड्यूस होंगे। कौन से बर्न्स? पेनिट्रेटिंग सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न्स आर प्रोड्यूस्ड। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन इंसेंडायरी बॉम्ब्स। और ये बर्न्स जो होते हैं वो स्लोली हील करते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाई। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सिम्टम फ्री पीरियड होता है, ये भी मैक्सिमम 3 दिन के लिए लास्ट करती है। पहली स्टेज भी मैक्सिमम 3 दिन के लिए लास्ट की थी, और दूसरी स्टेज भी 3 दिन के लिए मैक्सिमम लास्ट करती है। थर्ड स्टेज में क्या होगा? इट इज़ ड्यू टू, किस वजह से होती है? जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ ड्यू टू सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी फ्रॉम अब्जॉर्ब्ड पॉइजन्स, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। थर्ड स्टेज सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम में जाके फॉस्फोरस अपना इफेक्ट शो करेगा? एक तो डायरेक्ट जिस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है वो तो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये अब्जॉर्ब होके कौन कौन से सिस्टम में जा रहा है? सबसे पहले जाए अगर बात करें तो लीवर में टेंडरनेस आएगी, बिल्कुल आएगी। एनलार्जमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी। जॉन्डिस होगा, बिल्कुल होगा। ब्रेडिकार्डिया, ये भी होगा। अगर ब्लीडिंग और हेमरेजेस हो रहे हैं तो ब्रेडिकार्डिया के चांसेस हैं, हो जाएगा। हेमरेजेस इनटू स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड विसरास, ये भी होगा। तो चारों ही ऑप्शन ठीक हैं इसमें। हेमरेजेस होंगे क्योंकि ब्लड वेसल पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, तो हेमरेजेस विल बी सीन इन द बॉडी एट प्लेसेस, कहीं पे मिल सकते हैं, स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, विसराज में, पेरिटोनियल लेयर्स में, इवन एट ऑटोप्सी यू विल फाइंड दिस फाइंडिंग्स। हेमरेजेस इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग अक्कर ड्यू टू, क्यों होते हैं? सीधी बात है कि इंजरी टू ब्लड वेसल्स एंड, ये पॉइंट और याद रखना कि ये ब्लड क्लोटिंग को इनहिबिट करता है, ब्लड क्लोटिंग को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया हो जाता है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, दैट्स वाई इसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं उसमें BT-CT चेक करेंगे, अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसकी क्लोटिंग कैपेसिटी कम डाउन हो गई है, तो उसमें हम विटामिन K देते हैं फॉर ट्रीटमेंट। हेमेटोमेसिस भी जाहिर सी बात है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है पूरी बॉडी में तो हेमेटोमेसिस कैन बी ए फीचर विच कैन बी सीन। तो पहला सिस्टम जो इसने अफेक्ट की, एक सिस्टम हमने डिस्कस किया कि ये लीवर था, लीवर को इसने अफेक्ट किया। दूसरे की बात करें रीनल सिस्टम की, रीनल डैमेज इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग रिजल्ट्स इन। रीनल में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस भी एक तरह की ब्लड वेसल ही है, तो उस पर अगर फॉस्फोरस का एक्ट करता है तो क्या होगा? देयर विल बी ओलिगूरिया,
ओलिगोयूरिया होगा, इमेचूरिया होगा, कास्ट आनी शुरू हो जाएंगी और एल्ब्यूमिन यूरिया, एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय phosphorus poisoning, and if it is affected the symptoms will be convulsions, delirium, coma. These symptoms will be seen if CNS is involved. So जब आप फाइनली ऑटोप्सी में इसका कोज ऑफ डेथ देंगे तो ये तीनों सिस्टम में से कोई भी सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से डेथ हो सकती है। CNS की वजह से कोमा में जाने से हो सकती है, रीनल सिस्टम में अफेक्ट होने से हो सकती है, और लीवर या जॉन्डिस वगैरह जब डेवलप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लीवर अफेक्ट हो गया तो उससे भी हो सकती है। सो ऑल थ्री कैन बी कॉज ऑफ डेथ। फैटल डोज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 60 to 120 mg, P4 phosphorus, P4 pulse rate. Fatal period for phosphorus poisoning is 2 to 8 days. 2 to 8 days. गैस्ट्रिक लेवाज। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पोर्शन पे। हमने इसकी क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए, ट्रीटमेंट पे आते हैं। किसी भी पॉइजन का जब ट्रीटमेंट लिखना होता है तो उसको बेटर वे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं लिखता हूँ तो या एग्ज़ाम में लिखना होता है ताकि जल्दी जल्दी याद आए, तो उसके लिए होता है ABCD। सबसे पहले तो ABCD जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं उसको मेंशन करो। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इन सबको मेंटेन करना होता है ना, तो ABCD इमरजेंसी ट्रीटमेंट सबसे पहले लिखें। उसके बाद UAE, UAE इज ए कंट्री, सो दैट्स वाई आई रिमेंबर इट लाइक दिस। U मतलब अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को आपको रिमूव करना है, उसके लिए आप जो करते हैं वो इस U में आता है। A मतलब एंटीडोट, कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट है किसी पॉइजन की उसको मेंशन करो। E फॉर एलिमिनेट, एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से आप जो भी कोई केमिकल वगैरह यूज कर रहे हो, दैट विल बी काउंटेड इन दिस एलिमिनेटिंग। और तीसरा होता है सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कोई भी अगर ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम डेवलप हो रहा है तो आप उसमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो ट्रीटमेंट देते हो वो आप लास्ट में लिख दें। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट आपको एग्ज़ाम में या फिर याद करने में भी इजी रहे कि तो हर पॉइजन का इसी तरीके से इन्हीं 3 कैटेगरी में डिवाइड करके लिखना है। अब आता है गैस्ट्रिक लेवाज। गैस्ट्रिक लेवाज इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग शुड यूज विच सॉल्यूशन। तो गैस्ट्रिक लेवाज किस में आएगा? U कैटेगरी में। अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को आपको रिमूव करना है तो आप क्या करोगे? गैस्ट्रिक लेवाज करोगे। गैस्ट्रिक लेवाज के लिए फॉस्फोरस में क्या यूज़ किया जाता है? P4 फॉस्फोरस, P4 पोटासियम परमैंगनेट, 1/5000 पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट फॉस्फोरस से एक्ट करता है और उससे क्या होगा? वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इट विल ऑक्सीडाइज द फॉस्फोरस इनटू हार्मलेस फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट्स। एक्टिवेटेड चारकोल, मैंने बताया UAE। अब आते हैं एंटीडोट पे। तो एंटीडोट 2 तरह के होते हैं, फिजिकल एंटीडोट और केमिकल एंटीडोट। एक्टिवेटेड चारकोल इज ए मोस्ट फेमस फिजिकल एंटीडोट। तो एक्टिवेटेड चारकोल इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग वर्क्स भाई क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है पॉइजन को। एज वी ऑल नो इट विल एब्जॉर्ब द पॉइजन। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसका केमिकल एंटीडोट है, ठीक है। तो UAE में जो एंटीडोट में हमने फिजिकल एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, केमिकल एंटीडोट कॉपर सल्फेट दे सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए फॉस्फोरस पॉइजनिंग में कितनी यूज करनी है। तो जब अगर आप बॉडी में ओरली दे रहे हो तो दे हुए 0.2% बॉडी ओरली अगर कंज्यूम करना है। तो अगर मान लो स्किन के ऊपर फॉस्फोरस स्किन कांटेक्ट में आ गई है तब आप उसको वॉश करते हो तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ही वॉश करते हो, लेकिन वो सॉल्यूशन होता है 1%। अगर स्किन के कांटेक्ट में कंसंट्रेशन पूछे तो 1% कॉपर सल्फेट इन वाटर। या तो 0.2% कॉपर सल्फेट कंज्यूम कराओ या फिर 0.2 ग्राम
कॉपर सल्फेट एवरी 5 मिनट इज गिवन अंटिल वॉमिटिंग अक्कर्स। तो आखिरी लास्ट में पर्पज़ अपना क्या है कि उसको पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालना है, अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को। दैट्स वाई अंटिल वॉमिटिंग अक्कर्स यू विल गिव एवरी 5 मिनट। कॉपर सल्फेट इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग कोट्स फॉस्फोरस पार्टिकल्स। कॉपर सल्फेट फॉस्फोरस से रिएक्ट करके कॉपर फॉस्फाइड बना देगा। कॉपर सल्फेट शुड बी यूज्ड विद कॉशन। कॉपर सल्फेट, कॉपर खुद एक पॉइजन होता है, मेटालिक पॉइजन होता है, तो इसको कॉशन के यूज करना चाहिए क्योंकि इसकी खुद की कॉस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं और एक्यूट कॉपर पॉइजनिंग हो सकती है। विटामिन के, जैसे कि बताया कि ये क्या करता है, फॉस्फोरस हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया कर देता है। दैट्स वाई हमें विटामिन के देना पड़ता है। डोज 20 mg IV इन रिपीटेड डोजेस अंटिल BTCT आर नॉर्मल। 20 mg IV दिया जाता है। बोवेल शुड बी इवैक्यूएटेड विथ, एलिमिनेट करने के लिए आप मैक्सेल्फ या फिर एप्सम साल्ट दे सकते हैं। यूजुअली अपन कॉन्स्टिपेशन में देते हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको मैक्सेल्फ देंगे ताकि बोवेल से वो बाहर निकल जाए। कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी से ये फीकस को इवैक्यूएट करने में काम आता है। Which substances should be avoided in phosphorus poisoning because they promote its absorption? Remember this, oils and fats. Oils and fats are not given in phosphorus poisoning. Remember that. क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इसके absorption को प्रमोट करेंगे। Transfusion of glucose saline and plasma with vitamins and noradrenaline is useful too. ये सब क्या करेंगे, ग्लूकोज सलाइन वगैरह आप दे रहे हो तो ये सब क्या करेंगे, शॉक को करेक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन और शॉक को। लीवर प्रोटेक्ट, विटामिन के विटामिन दे रहे हो तो इट विल प्रोटेक्ट द लीवर, सो दैट्स व्हाई दे आर गिवन। इफ रीनल फेलियर इज सीवियर इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग विच प्रोसीजर में बी रिक्वायर्ड। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि पेरिट बहुत ज़्यादा अगर RFT एब्नॉर्मल हो गए हैं तो डायलिसिस करना पड़ेगा। ओलिगोयूरिया वगैरह जब हो जाता है तो पेरिटोनियल या फिर हेमोडायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ से करोगे, नेफ्रेक्टमी नहीं, कैथेटराइजेशन नहीं। फॉस्फोरस बर्न शुड थोरोली वाश्ड विद, स्किन के कॉन्टैक्ट में आ गया तो आपको 1% सोल्यूशन यूज करना कॉपर सल्फेट का। इन फुलमिनेटिंग पॉइजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग में बी फाउंड इन द स्टोमक ऑन पोस्टमार्टम। अब आप ऑटोप्सी कर रहे हैं, यहाँ से चालू हो गई आपकी ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जब करते हैं तो पहला जो स्टोमक में आपको मिलेगा सब्सटेंस, अब ये कह रहा है फुलमिनेटिंग पॉइजनिंग में। फुलमिनेटिंग में क्या होता है, बहुत जल्दी डेथ होती है। हालांकि इसमें मैक्सिमम 12 घंटे तक डेथ हो सकती है विदिन 12 आवर्स, लेकिन वेरी अर्ली भी इसमें डेथ हो सकती है। तो इट इज़ पॉसिबल कि कोई ऑब्वियस चेंज आए ही ना, दिस इज ए पॉसिबिलिटी। ल्यूमिनस मटेरियल पक्का मिलेगा। चारकोल पार्टिकल तब मिलते हैं अगर उसको ट्रीट किया जाए। ट्रीट करेंगे तो चारकोल ऐड, मान लो एक्टिविटी चारकोल दिया है तो यू मे फाइंड दीज साइंस ऑफ इरिटेशन मिल सकते हैं। तो वह इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना होता, ल्यूमिनस मटेरियल विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तो मिलेगा ही। इन एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग बॉडी यूजुअली शो साइंस ऑफ, किस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, CVS को अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट अटैक है ब्लड वेसल्स पे, तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, तो उससे हाइपोटेंशन होगा ना कि हाइपरटेंशन। दूसरा लीवर को अफेक्ट कर रहा है तो उससे होगा जॉन्डिस। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल कंटेंट्स इन एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग में, ये स्मेल ऑफ गार्लिक एंड ल्यूमिनस ऑलरेडी डिस्कस्ड। म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग अपीयर। आपने देखा होगा कि पटाखे के अंदर जो बारूद निकलता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रे वाइट, तो येलो और ग्रे वाइट। चांसेस हैं इसके अलावा होता पैची कंजेशन मिल सकता है, तो अगर
More specifically, it will be gray white. Mucous membrane in phosphorus poisoning are described as all of the following except. अब phosphorus कर क्या रहा है, बर्न कर रहा है, म्यूकोसा को बर्न करेगा तो क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगी, थिक हो जाएगी, इन्फ्लामेशन मिलेगी, कोरोजन मिलेगा, लेकिन हार्डनिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। मल्टीपल और ये तो मैंने बता ही दिया कि हेमरेजेज जो हैं वो तो कहीं भी मिल सकती हैं, पेरिटोनियल लेयर्स में, विसराज में, स्किन पे, कहीं पे भी मिल सकते हैं। लीवर की कंडीशन क्या होगी, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लीवर जिसमें जो फीचर शो करता है वो एक मिमिक करते हैं एक एक्यूट लीवर एट्रोफी से, एक्यूट लीवर एट्रोफी से मिमिक करते हैं, तो इसलिए इसको उससे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो लीवर जो होगा वो सोलन होगा, येलो होगा, सॉफ्ट होगा, फैटी होगा, इजीली रप्चर्ड होगा। दिस इज विल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एक्यूट येलो एट्रोफी। एक्यूट येलो एट्रोफी में लीवर फ्लैबी होता, रप्चर नहीं होता, फ्लैबी नेचर का हो जाता है। इसमें तो क्या होगा, बिल्कुल ही फ्राइबल हो जाएगा और रप्चर हो जाएगा। फॉस्फोरस पॉइजनिंग में लीवर के अगर साइज़ की बात की जाए फॉस्फोरस पॉइजनिंग में, तो इनिशियली लीवर में स्वेलिंग होती है, उसका साइज़ बढ़ता है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन एक्यूट येलो एट्रोफी में लीवर हमेशा श्रंकन मिलेगा आपको, कैप्सूल भी उसका रिंकल्ड होता है, रिंकलिंग ऑफ कैप्सूल्स हो जाती है। इन पर्सन्स हु सर्वाइव फॉर ए वीक, जो हफ्ते या उससे ज़्यादा तक सर्वाइव कर जाते हैं, उनमें मिलती है एक्यूट येलो एट्रोफी, एक्यूट येलो लीवर एट्रोफी। इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग द इनिशियल साइज ऑफ लीवर इज एनलार्ज्ड, उसके बाद वो नॉर्मल होता है या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है लेटर ऑन। इन एक्यूट येलो एट्रोफी द लीवर साइज इज, फॉस्फोरस पॉइजनिंग में पहले एनलार्ज किया, उसके बाद स्मॉल हो गया या नॉर्मल हो गया। एक्यूट येलो एट्रोफी में हमेशा स्मॉल ही मिलेगा, इरेगुलर मिलेगा विद ए रिंकल्ड कैप्सूल। ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा देर तक पेशेंट सर्वाइव कर गया तो एक्यूट येलो एट्रोफी के फाइंडिंग्स मिलेंगी आपको। वाई वी आर डिस्कसिंग इट हेयर, बिकॉज आपको सारी फाइंडिंग मिलेंगी एक्यूट येलो एट्रोफी की। और फॉस्फोरस एक टाइम के बाद बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो एफएसएल में या कहीं पे भी आपको डायग्नोज ही नहीं होगा। तो आप लास्ट में क्या कंक्लूजन निकालोगे कि एक्यूट येलो एट्रोफी से डेथ हुई है। ठीक है। बल्कि वो हुई किससे है, फॉस्फोरस पॉइजनिंग से। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। कलर लीवर का फॉस्फोरस पॉइजनिंग में ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है। फॉस्फोरस पॉइजनिंग में कलर लीवर का मिलता है मार्बल्ड, ब्राइट येलो मिलेगा एक्यूट येलो एट्रोफी में। ठीक है। या यूँ कह लो कि फॉस्फोरस पॉइजनिंग की अगर लेटर स्टेज में चला गया बहुत, वो एक्यूट येलो एट्रोफी उसमें डेवलप होगी, तब आपको ब्राइट येलो मिलेगा। एक्यूट येलो एट्रोफी में लीवर ब्राइट येलो होता है, अर्ली ब्राइट येलो, फिर वो डीप रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से फॉस्फोरस पॉइजनिंग में विद ड्यूरेशन लीवर का कलर कैसे चेंज होगा, इनिशियली मार्बल्ड अपीयरेंस होगा, उसके बाद अगर एक्यूट येलो एट्रोफी डेवलप कर गई तो ब्राइट येलो, उसके बाद और आगे अगर वो पेशेंट सर्वाइव कर गया तो डीप रेड कलर। दिस इज द सीक्वेंस दैट लीवर विल टेक। कंसिस्टेंसी ऑफ लीवर इन एक्यूट येलो एट्रोफी, जैसा कि मैंने बताया फॉस्फोरस पॉइजनिंग में वो फ्राइबल होता है, लेकिन एक्यूट येलो एट्रोफी में फ्लैबी, एक्यूट येलो एट्रोफी में फ्लैबी होता है। फ्लैबी का मतलब होता है कि द टेंशन इन द विसरा विल डिक्रीज। ओके, टेंशन डिक्रीज करेगी। वैसे तो ये वर्ड यूजुअली हार्ट के लिए यूज होता है, फ्लैबी हार्ट। अब आप हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन करवाते हैं लीवर का, तो लीवर में हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में
एक्यूट येलो एट्रोफी और फॉस्फोरस पॉइजनिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? अगर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ मोस्ट सेल्स, ये फाइंडिंग आपको मिलती है, मतलब ज़्यादातर नेक्रोसिस हो गया ज़्यादातर सेल्स का, तो ये एक्यूट येलो एट्रोफी है। लेकिन इनिशियल स्टेज में फैटी डिजनरेशन हुआ है, सम सेलुलर नेक्रोसिस है और स्मॉल हेमरेजेज है, ये इससे पहले की स्टेज है, तो ये फॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, इसके मतलब फॉस्फोरस पॉइजनिंग में ये फीचर्स आएंगे। इन एक्यूट येलो एट्रोफी विच टिश्यू इज नॉट डैमेज्ड? एक ही टिश्यू है जो डैमेज नहीं होगा, वो है स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। अंदर जो भी पेरेन्काइमा है लीवर का, वो सब डैमेज हो जाएगा। किडनीज, किडनीज कैसी अपीयर करती हैं? वही है, हेमरेजेस तो हर विसरा के ऊपर सरफेस पे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो किडनी होंगी वो लार्ज अटोप्सी पे लार्ज, ग्रीजी और येलो होंगी। तो एक्यूट येलो एट्रोफी हो रही है, बॉडी में येलो कलर जो होगा वो लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है। हार्ट, हार्ट मैंने बताया इसमें भी फैटी डिजनरेशन होगी, पेल होगा और फ्लैबी होगा। फ्लैबी हार्ट, फ्लैबी हार्ट और कहाँ पे देखने को मिलता है? और एक तो जो डिकम्पोजिशन अगर बॉडी का हो जाए तो हार्ट ऑटोमेटिकली फ्लैबी हो जाता है। दूसरा, अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से डेथ होती है तो उसमें भी हार्ट फ्लैबी होता है। करैक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, ब्लड कैसा होगा फॉस्फोरस पॉइजनिंग में? इसने क्या किया है, उसकी क्लोटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट किया है, क्लोटिंग मैकेनिज्म को, तो इससे इसकी कोएगुलेबिलिटी डिमिनिश हो जाती है और ब्लड जो होगा वो टारी नेचर का होगा, टार जैसा होगा, क्लोट नहीं करेगा वो। बॉडी में वो एक टाइम के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका और कोई ये नहीं है कि फॉस्फोरस किसी केमिकल में कन्वर्ट होता है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस बनाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये गायब भी हो जाएगा, ये फिर डिटेक्ट ही नहीं होता। क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग, क्रोनिक क्यों होगी? इट विल बी ड्यू टू फ्रीक्वेंट इनहेलेशन ऑफ फ्यूम्स ओवर ईयर्स। ठीक है, तो यूजुअली ये होता है, फ्यूम्स होती हैं जो बार बार इनहेल करने की वजह से होती हैं। क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग कॉजेज नेक्रोसिस ऑफ विच बोन? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी बोन होती है? लोअर जा मैंडिबल, और इसका एक नाम भी होता है P4 फॉस्फोरस पॉइजनिंग, P4 फोसीजा, या फिर इसको हम एक और नाम होता है ग्लास जा। ओके, सो दिस इज क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। ये कैसे होता है? जो टीथ होते हैं, टीथ के अगर कोई टीथ है किसी, उसमें टीथ में कैरीज हैं, तो उस कैरीज के ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो फॉस्फोरस जो होगा वो ये बैक्टीरिया इसके थ्रू जो होगा वो इन्फेक्शन में एंटर करेगा। इससे क्या होगा, पहले तो स्वेलिंग होगी, फिर टीथ लूज करने स्टार्ट कर जाएंगे, उसके बाद गम डिसइंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद फाइनली क्या होगा, पूरे लोअर मैंडिबल में इन्फेक्शन हो जाएगा और देयर विल बहुत सारे साइनस बन जाएंगे मैंडिबल के अंदर, एंड दिस साइनस विल डिस्चार्ज पस। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड फोसीजा और ग्लॉसजा। जॉन नेक्रोसिस इन क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग अक्कर्स इन द रीजन ऑफ डिकेड टूथ। वहाँ पे कोई ना कोई वो कैरीज होंगी टूथ के अंदर जहाँ से एंटर करेगा। पहले टूथेक, फिर स्वेलिंग, फिर लूजनिंग ऑफ टीथ, उसके बाद गम नेक्रोज हो जाएंगे, फिर सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा, पूरी मैंडिबल बोन के अंदर छेद बन जाएंगे। दैट विल लीड टू फोसीजा, जिसमें पूरी बोन का ही ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा और पस डिस्चार्ज करेगी साइनस में से। ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड नेक्रोसिस ऑफ जॉ विद मल्टीपल साइनसिस। सिस्टेमिक सिम्टम्स, अगर क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है तो उसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स मतलब क्या क्या आएंगे? देखो धीरे धीरे जा रहा है। अब एक्यूट का ही, एक्यूट में हमने क्या क्या पढ़ा था? नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया,
इंडाइजेशन, पर्जिंग, पेन, स्टोमक, ये सब तो आपको देखने को मिलेगा क्रॉनिक में। ब्रोंकाइटिस मिलेगा क्योंकि फ्यूम्स हैं। जॉन्डिस एनीमिया भी ऑलरेडी डिस्कस्ड की, लीवर इसमें जाता है ये। पेन इन जॉइंट्स एंड वेट लॉस ऑफ वेट कैन आल्सो बी सीन। लीवर जाता ही लॉस ऑफ वेट ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस कह लो या फिर सुसाइडल या सर्कमस्टांसिस क्या क्या होते हैं, सुसाइडल होमिसाइडल का क्या क्या एंगल होता है, तो वो सब चीज़ें मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस काउंट होती हैं। एक्सीडेंटल फॉस्फोरस पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? एक्सीडेंटल फॉस्फोरस पॉइजनिंग होगी चिल्ड्रन में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पटाखे चलाते हैं, तो दे विल च्यू द फायरवर्क और ईट द रैट पेस्ट। इट इज़ ए रोडेंटिसाइड। तो वो इनमें से दोनों में से कोई भी बच्चे के हाथ लग गई और उसने कंज्यूम कर लिया तो दैट विल लीड टू एक्सीडेंटल फॉस्फोरस पॉइजनिंग। अगर होमिसाइडली फॉस्फोरस को यूज करना है तो उसका जो टिपिकल टेस्ट है, गार्लिक ऑर्डर है, उसको डिमिनिश करने के लिए उसको अल्कोहल या फिर कॉफ़ी के अंदर मिक्स किया जाता है, उसके बाद किसी विक्टिम को दिया जाता है। Phosphorus is used for homicide for all of the following reasons except immediate appearance of symptoms। अगर किसी भी भोजन को देने से सिम्टम इमीडिएटली अपीयर होते हैं तो वो होमिसाइड के लिए सुइटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट ए फीचर ऑफ आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। डिले इन अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यस। डेथ अकर्स आफ्टर फ्यू डेज। अगर पॉइजन देने के बाद थोड़ा लेट डेथ होगी so it will be in the favor of homicidal poison. Symptoms resemble acute liver disease. This is also a property of ideal homicidal poison. तो इन ये तीन जो रीजन है ये इसको होमिसाइड के लिए परफेक्ट बनाते हैं। फॉस्फोरस इज चोजन फॉर होमिसाइड बिकॉज अगर ज़्यादा दिन तक पेशेंट सर्वाइव कर गया तो पॉइजन ऑक्सीडाइज हो जाता है बॉडी में और वो डिटेक्ट ही नहीं होगा। That's why it can be used for homicide purpose. अबॉर्शन के लिए इट इज़ नॉट मतलब कि प्रायोरिटी वाला पॉइजन नहीं है जो यूज करते हैं, और बहुत सारे अबॉर्टिव पेशेंट्स होते हैं। लेकिन अगर फॉस्फोरस को फॉर प्रोड्यूसिंग अबॉर्शन यूज करना है तो आइदर इट कैन बी टेकन बाय माउथ और इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाजाइना। ड्यूरिंग वार फॉस्फोरस पॉइजनिंग में अक्कर ड्यू टू, देखो जितने भी इंसेंडायरी बॉम्ब्स या ग्रेनेड्स, हैंड ग्रेनेड्स, बुलेट्स जो कुछ भी होती हैं वो फॉस्फोरस की बनी होती हैं। तो फॉस्फोरस के वो जो एंटर कर जाएगा बॉडी में, ये फ्रैगमेंट से फटेंगे तो ये बॉडी में एंटर कर जाएंगे। मेन तो यही होता है। इसके अलावा कॉन्टामिनेटेड वाटर, अगर कोई ये हो सकता है, पॉसिबल है, वाटर भी कॉन्टामिनेट हो ही सकता है वार के दौरान। केमिकल वॉरफेयर गैसेज में नहीं। केमिकल वॉरफेयर गैसेज का क्लासिफिकेशन पूरा अलग है, उसमें वाइट फॉस्फोरस को काउंट नहीं किया गया है। फॉर आर्सन वाइट फॉस्फोरस इज, आर्सन क्या होता है? आर्सन का मतलब है कि एक फेंकते हैं ना, बम को फेंकते हैं, वो उसको और आर्सन बोलते हैं। तो वाइट फॉस्फोरस को अगर एज एन आर्सन यूज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सीधा हवा में खुला तो छोड़ नहीं सकते, तो उसको पहले कवर करना पड़ता है। तो इट इज़ कवर्ड विद, किससे कवर करेंगे? या तो डंग से या फिर वेट क्लॉथ से कवर करके हट्स के ऊपर फेंक दिया जाता है। झोपड़ियाँ वगैरह हों उसके ऊपर फेंक दो। तो जब ये डंग या वेट जो भी उसमें वेटनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जब ड्राई होंगे और जब वाइट फॉस्फोरस इतने अपनी डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा एनवायरनमेंट के, सो इट विल इग्नाइट एंड इट विल बर्न द हट्स। सो दैट्स हाउ इट इज यूज्ड फॉर आर्सन। नेक्स्ट, thank you, kindly like and subscribe. So this is the most important non metallic poison we have covered in this video. Okay, thank you.